हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज हम लोग टू डायमेंशनल मोशन का वो केस पढ़ते हैं जिसके क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन लेक्चर 1। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, नया चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें जो आप लोगों ने टू डायमेंशनल मोशन में कंसेप्ट सीखे उनको बहुत स्मार्ट तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिए प्रोजेक्टाइल मोशन। हटाएं, देखिए जैसे यार किसी भी चीज को आप हवा में उछाल दो, किसी भी चीज को ऐसे डिब्बी में उछाल दिए, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन है। इसका मोशन क्या है? प्रोजेक्टाइल। इसी को मैं प्रोजेक्टाइल कह रहा हूं। बेसिकली प्रोजेक्टाइल ये पत्थर कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पत्थर को क्या कहते हैं? प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो आप कुछ भी हवा में उछाल दीजिए, जैसे ये पार्टिकल आपने यहां से लिया और इस तरीके से इसको एक यू की स्पीड दे दी। ठीक, अब बताइए ये जो मोशन करेगा कुछ इस तरीके का करेगा। तो ये जो मोशन है ये क्या कहलाता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल बेसिकली इसका नाम होता है प्रोजेक्टाइल। ये है, इसको प्रोजेक्टाइल कहते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या हो गया? मोशन ऑफ ए पार्टिकल फ्रीली अंडर ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, तो मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, तो देखिए इसमें लिखा है मैंने, मोशन ऑफ ए बॉडी आफ्टर इट्स प्रोजेक्शन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जैसे इस तरीके से आप किसी को भी उछाल दीजिए इस तरीके से, तो ये कैसा है? प्रोजेक्टाइल मोशन। खुद बताइए, अगर मैं कहीं भी एक्स एक्सिस ले लूँ, इधर ले लूँ एक्स एक्सिस, इसको ले लूँ वाई एक्सिस, तो इतना कंसेप्ट और आपने सीखे, क्या ये टू डायमेंशनल मोशन है? बिल्कुल है, टू डायमेंशनल मोशन। देखो यार, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है। वैसे अगर मैं बॉडी को ऊपर उछालूं तो इसका जो पाथ होगा कुछ इस तरीके का होगा। तो ये बेसिकली वन डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन कहलाता है। दिस इज 1D प्रोजेक्टाइल मोशन। पर इसको हम डिटेल कहां पढ़ चुके हैं बताइए? मोशन अंडर ग्रेविटी में इसको बहुत डिटेल पढ़ चुके हैं। फिलहाल हम 2D प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे या टू डायमेंशनल प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने जा रहे हैं। इसके तो कंसेप्ट सारे क्लियर हैं आपको। हाँ, इसकी कुछ बातें आपको रिमाइंड करा देंगे, चलो भी आगे, लेकिन दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर? पॉज करके उतारिए। तो किसी भी पार्टिकल को आप फ्रीली थ्रो कर दीजिए यू की स्पीड से, तो उसका जो पाथ होगा वो वही क्या कहलाता है? अच्छा, जो पाथ होता है ये पैराबोला होता है। इसको फिलहाल याद कर लो, बाद बाकी तो मैं प्रूव करूंगा। पैराबोलिक पाथ मतलब किसी भी प्रोजेक्टाइल को आप 2D में उछाल देंगे, 2D मोशन अगर उसका कराएंगे फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो 100% जो पाथ आएगा वो पैराबोला ही आता है। ठीक है, पैराबोला ही आता है। पैराबोला की कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं। हटना इसको। पैराबोला की कुछ बातें मैं भी आपको बता देता हूं। ठीक है, कुछ पैराबोला की बातें यार सीख लो पहले से। मैं तो आगे बढ़ने से पहले पैराबोला देखिए, बेसिक पैराबोला आपके 4 तरह के होते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक पैराबोला बच्चों ये होता है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है ये होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, जिसमें a कैसा होगा? a पॉजिटिव होगा। फिर एक पैराबोला ये होता है जिसमें इसकी इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। इन सब में दोनों में वर्टेक्स ओरिजिन पर है, ये वर्टेक्स कहलाता है, और ये इसकी एक्सिस कहलाती है। ठीक, दूसरा पैराबोला जो होता है ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक ये होता है, इसको कहते हैं पैराबोला ओपनिंग अप। पैराबोला ओपनिंग अप, और इसकी इक्वेशन बनती है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay कर लो चलो, जिसमें a ग्रेटर देन 0 होगा। और एक पैराबोला ये होता है, ठीक, जिसमें इक्वेशन इसको कहते हैं ओपनिंग डाउन। दिस इज ओपनिंग डाउन, और इसकी इक्वेशन बनती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4by। इनमें अंतर देख लो,
जब वाई स्क्वायर आता है, ठीक है, वाई स्क्वायर आता है तो वाई स्क्वायर में या तो ओपनिंग राइट होगा या ओपनिंग लेफ्ट होगा, और एक्स स्क्वायर आएगा तो ओपनिंग अप होगा या ओपनिंग डाउन होगा। इससे किसकी पहचान करते हैं, तो वाई स्क्वायर आ रहा है कि एक्स स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। ये बेसिक पैराबोला है, इसमें वर्टेक्स एट ओरिजिन है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स एट ओरिजिन। थोड़ा सा रिमाइंड करा रहा हूं मैं पैराबोला के बारे में। ये पैराबोलिक पाथ होता है, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन का जो पाथ होता है वो पैराबोला होता है, और उसकी हमको जरूरत पड़ेगी, तो मैं चाहता हूं कुछ बेसिक चीजें पहले आप लोग सीख लीजिए। तो ये आपका पैराबोला होता है। इतना क्लियर है, पॉज करके उतारिए। अब देखिए इसकी जनरल फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला, जनरल फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो देखिए एक तो ये होता है y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब खुद देख लीजिए इसमें एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो ये जो पैराबोला होगा, बस ध्यान रख लिए, ये या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक। एक तो ये फॉर्मेट है। इसमें अंतर क्या है, इसको कहेंगे ओपनिंग अप, और ये पॉइंट क्या कहेगा, वर्टेक्स। और ये लाइन जो सिमेट्री से यहां से पास करती है, सिमेट्री से लाइन, ये इसको क्या कहते हैं, एक्सिस। ये पॉइंट क्या कहलाता है, वर्टेक्स। ऐसे यहां पर ये लाइन आएगी, एक्सिस ये आएगी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, और ये कहलाता है बेटा वर्टेक्स, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ए ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो ओपनिंग अप, और इसमें ए लेस देन 0 होता है। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर आ रहा है तो ये ओपनिंग अप, और एक्स स्क्वायर आ रहा है तो या तो ओपनिंग अप होगा या ओपनिंग डाउन, बहुत आसानी से बता रहा हूं। और अगर ए पॉजिटिव आ जाए तो ओपनिंग अप, और ए नेगेटिव आ जाए तो ओपनिंग डाउन। इसी तरीके से दूसरा होता है, ये पहला आ गया, सेकंड होता है x इक्वल टू ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, ये होता है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये आपका ओपनिंग राइट या ओपनिंग लेफ्ट होता है इसमें, क्योंकि वाई स्क्वायर आ गया तो या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा या ये होगा। फिर से उसी तरीके से ये हर जगह एक्सिस हो जाएगी, ठीक। ये एक्सिस, ये टेंजेंट एट द वर्टेक्स, ये वर्टेक्स, ये सब पॉइंट क्या होंगे बेटा, वर्टेक्स होंगे। इसमें क्या होगा, ए ग्रेटर देन 0 होगा तो ओपनिंग राइट होगा, ए ग्रेटर देन 0, और अगर लेफ्ट में होगा तो ए लेस देन 0 होगा। पहले इतनी जरा पैराबोला की पहचान करना सीखो। अगर एक्स स्क्वायर आ जाए तो ओपनिंग अप या ओपनिंग डाउन, वाई स्क्वायर आ जाए तो ओपनिंग लेफ्ट या ओपनिंग राइट। पहले इतना सीखिए, ये जनरल फॉर्म ऑफ द पैराबोला, काम आएंगे आपके क्वेश्चंस में 100%। पहले इतना सीखो, बहुत आसान है। ठीक है, हटाएं, चलिए। ठीक है, चलिए, इतना पैराबोला के बारे में सफिशिएंट है। अब देखिए, फॉर स्टडिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कुछ अजम्पशंस हम लोग लेते हैं। मस्ट फॉलोइंग अजम्पशंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। जब प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो कुछ अजम्पशंस हम मान लेते हैं। तो पहला अजम्पशन होता है द सरफेस ऑफ अर्थ इज मोर और लेस फ्लैट। मतलब आप कभी भी किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन में इस तरीके से नहीं सोचेंगे पूरे सवालों में कि भाई एक टावर है यहाँ से इस तरीके से और एक प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, तो आप इस तरीके से नहीं सोचेंगे। इसको कर्व सरफेस को नहीं सोचेंगे। एक्चुअली में तो जो सरफेस होता है अर्थ का वो कर्व्ड होता है ना, लेकिन हम यही सोचेंगे, मतलब ये नहीं सोचेंगे, ये सब नहीं सोचना है। क्या सोचना है, इसको फ्लैट सरफेस मानना है। आप जितने ही प्रोजेक्टाइल सोचेंगे इस तरह सोचेंगे कि कोई भी टावर ऐसे एक प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया, इस तरीके से गया, तो ये फ्लैट सरफेस ही सोचना है हर जगह। पहला तो ये पॉइंट, ठीक। दूसरा पॉइंट है
एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट। बताइए प्रोजेक्टाइल कहीं भी चले, जो जी होगा वो हमेशा किधर लगता रहेगा, नीचे लगता रहेगा। इसको हर जगह क्या मानना है, कांस्टेंट मानना है। क्यों, इतना आप लोग जानते हैं कि ग्रेविटी की वैल्यू हाइट के हिसाब से क्या कर जाती है, चेंज कर जाती है, लेकिन हमको वो नहीं मानना है। ठीक है, हर जगह ग्रेविटी को क्या मानेंगे, कांस्टेंट ही मानेंगे। ओके। और तीसरा, एयर रेजिस्टेंस को भी नहीं मानना है। खुद बताइए, जब ये पार्टिकल किसी भी स्पीड से मूव करता है तो एफ एयर लगता है, जिसको हम लोग फिर से कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं करना है, एयर रेजिस्टेंस भी कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो 3 अजम्पशन हम लोग मान लेते हैं। फ्लैट सरफेस मानते हैं, दूसरा ग्रेविटी को कांस्टेंट मानना हर जगह, और एयर के रेजिस्टेंस को भी कंसीडर नहीं करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं। इंपॉर्टेंट मोशन पैरामीटर्स इन प्रोजेक्टाइल मोशन। अब देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते समय कुछ मोशन के स्टैंडर्ड पैरामीटर्स होते हैं, कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती हैं, जरा उनको देख लेते हैं क्या क्या होती हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको लिख लीजिए। देखिए, ये एक्स एक्सिस आराम से, ये वाई एक्सिस। एक प्रोजेक्टाइल को आपने यू की स्पीड से यहां से उछाला, इस तरीके का पाथ आया। ठीक है, ऐसा ही आएगा। आप कोई भी बॉल हवा में उछाल के देख लो, ऐसा ही पाथ आएगा। लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी इसलिए ऐसी खींच दी है। ठीक है, अब देखिए, जो बॉल है कभी आपको यहां मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, फिर यहां मिलेगी, इस तरीके से मूव करेगी बॉल। ये देखिए, जहां से प्रोजेक्टाइल को उछाला जाता है, ध्यान रखना, ओ पॉइंट कह रहा हूं। एंगल जनरली हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से लेते हैं, लेट मैंने हॉरिजॉन्टल से ले लिया तो कुछ अच्छा। ये प्रोजेक्टाइल यहां पर इसकी स्पीड लगातार चेंज करेगी। मान लो यहां पर इसकी स्पीड v1 है, यहां पर मान लो स्पीड v2 हो गई, यहां पर मान लीजिए स्पीड हो गई v3। तो कुछ नामकरण हम कर देते हैं। देखिए, अच्छा, जब प्रोजेक्टाइल जा रहा होगा तो ग्रेविटी तो हमेशा इधर ही लगता रहेगा, हमेशा ही। अभी समझा दिया है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगेगा। तो कुछ नामकरण जरा कर देते हैं। जो ओ होता है, ओ, इसको कहते हैं बच्चों पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दिस ओ मतलब जहां से भी प्रोजेक्टाइल को उछाला जाता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। जिस स्पीड से उछाला जाता है, जिस भी स्पीड से उछाला है आपने, इसको कहते हैं स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। तो यू जो होती है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है बच्चों, तो यू कहलाता है स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। मतलब जिस स्पीड से प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया जाता है, कहीं से भी थ्रो कर लो, जैसे अगर हवा में भी थ्रो करते हैं आप, कहीं भी एक्स एक्सिस होता और वाई एक्सिस होता, तो जहां से फेंका जाता है, दिस इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन और दिस इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। कहीं से भी आप फेंकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, और दैट इज स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। और जिस पॉइंट से आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, दैट इज पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये इसका नाम है। क्लियर? दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अच्छा, जो एंगल बना रहा होता है हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से, इसको कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो कांस्टेंट है ही। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको क्या लेना है, इज कांस्टेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यहां पर कुछ चीजें होती हैं जो हमको फाइंड आउट करनी होती हैं। क्या क्या आपको समझा देते हैं। देखिए, कुछ क्वांटिटी होती हैं जो हमको फाइंड आउट करनी होती हैं, कुछ फिजिकल क्वांटिटी होती हैं।
हमको क्या क्या फाइंड आउट करना होता है, हम इसी में लिख रहे हैं, जरा समझा दें, इसको हटा दें, लिख लीजिए पॉज करके। क्या क्या चीज़ें जनरली फाइंड आउट करनी होती हैं। हमको इस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ चीज़ों को फाइंड आउट करना होता है। देखिए, जैसे हमको एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी। दूसरा हमको फाइंड आउट करना होता है इसका पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी। ये सब आप 2D मोशन में पढ़ चुके हो। मान लो इस समय इसके कोऑर्डिनेट है x, y, तो दूसरा फाइंड आउट करना होता है पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, ये फाइंड आउट करना होगा। फिर हमको और चीज़ें फाइंड आउट करनी होंगी। मैक्सिमम हाइट, देखिए ये जो क्वांटिटी होती है यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं एच मैक्स, क्यों, इससे ऊपर तो प्रोजेक्टाइल जा ही नहीं रहा है। तो तीसरी क्वांटिटी जो हम जनरली फाइंड आउट करते हैं वो एच मैक्स, ठीक। चौथी क्वांटिटी हम इसकी फाइंड करते हैं रेंज होती है। रेंज असल में इसको कहते हैं कि जहाँ से चला और कहाँ पे जाके हिट किया प्रोजेक्टाइल ने, इस पॉइंट पे हिट किया, तो दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेंज। दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड रेंज। इसको मैं ओ ए कह देता हूँ। तो एक क्वांटिटी फाइंड आउट करनी होती है इसकी रेंज। पांचवा, हमको ये भी फाइंड आउट करना होता है कितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, और जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा मतलब जिस समय आपने इसको थ्रो किया और जिस समय सरफेस पे जाके लैंड किया, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पांचवा आपको ये भी निकालना होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली क्या होता है, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा, ठीक। और फिर आखिरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हमें अक्सर डिस्कस करनी होती है कि इसकी इक्वेशन क्या है, जो कि मैंने आपको क्या बताई, पैराबोलिक है, पैराबोला है। तो इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। अब ये सब चीजें हम लोग निकाल कर ही आगे बढ़ेंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द सारे क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन के घूमते रहते हैं कि किसी भी मोमेंट पर आपको वेलोसिटी निकालना आना चाहिए और पोजीशन निकालना आना चाहिए किसी भी टाइम पर। पोजीशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी टाइम t इक्वल टू टी, एच मैक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए, रेंज का फॉर्मूला याद होना चाहिए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है, कैसे निकलती है, क्या क्या इसमें कंडीशन है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इन सब के लिए हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। इतना पॉज करके उतारिए आप लोग। इन सब के लिए वर्किंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो इसमें हम वही फंडे लगाएंगे। अब देखिए, वही फंडे लगाएंगे जो मैंने आपको 2D मोशन में पढ़ाए थे। तो देखिए 2D मोशन में आपको क्या बताया था, एक कंसेप्ट लिखा था हमने, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो देखिए फिजिकल इंडिपेंडेंस का मतलब क्या मैंने आपको बताया था कि कोई भी पार्टिकल किसी भी रास्ते पर मूव कर रहा है, हमेशा हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं। इसके मोशन को एक्स और वाई में जनरली ब्रेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर इसके पास वेलोसिटी है v, तो दो कंपोनेंट्स के कर देते हैं, वी एक्स अलग और वी वाई अलग। इसी तरीके से मान लीजिए इसके पास एक्सीलरेशन a, तो इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक तरफ ए एक्स और एक तरफ क्या कर देते हैं ए वाई। और इसके बाद हम इसकी स्टडी करते हैं, ठीक। इसी तरीके से जब प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे तो हम इसके मोशन को भी दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल अलग और मोशन अलोंग द वर्टिकल अलग। और दोनों मोशन एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एक्स का वाई में कोई कंपोनेंट नहीं आता और वाई का कोई कंपोनेंट एक्स में नहीं आता है, या जीरो होता है। भाई कोई भी वेक्टर हो, तो अगर आप इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट नहीं होता है, इसलिए किसी भी वेक्टर को अगर हम पढ़ना होता है तो दो कंपोनेंट ऐसे करते हैं जो आपस में इंडिपेंडेंट हो, क्योंकि इधर वाला कंपोनेंट और इधर वाला कंपोनेंट एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे। और इसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। चलिए, तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहां से हम प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वो सब बातें बता दी, यू की स्पीड से थीटा के एंगल पर इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया।
इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया। ठीक, अब देखिए सबसे पहले इसके मोशन को डिस्कस करना है। एक मिनट यहां पर आई, बीच में आई है। आराम से देखिए, यहां से आपने इसको उछाला, इस तरीके का मोशन हुआ। अब दो मोशन इसके, देखिए ये स्पीड आपने इसको u दी, थीटा का ये एंगल, तो इधर मोशन होगा यहां से u cos थीटा और इधर होगा u sin थीटा। अब देखिए मैं दोनों तरफ आपको मोशन को विजुलाइज कराना चाहता हूं, इधर भी, इधर, और दूसरा इधर, इधर। आराम से विजुलाइज करिए, ठीक है। अब देखिए इस वाले रेस के लिए शैडो देखेंगे, तो अब देखिए मैं जरा यहाँ पर खुले में बनाता हूँ, यहाँ पर नहीं, देखिए यहाँ पर आ जाइए। इसका शैडो जब यहाँ लेंगे आप, इस शैडो को देख लीजिए पहले इसको, तो ये यहाँ से मोशन स्टार्ट करेगा और कितनी स्पीड के साथ स्टार्ट करेगा, t = 0 पर x = 0। मतलब ये वाला शैडो कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल शैडो। तो प्रोजेक्टाइल भले इधर जा रहा है पर ये शैडो इधर जाएगा, तो देखिए यहाँ पर स्पीड कितनी होगी बताइए, u cos थीटा। फिर मान लो यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पहुंचा, इसकी स्पीड जो भी है v है, तो दो कंपोनेंट होंगे, फिर इसके होगा vx इधर होगा और vy इधर होगा, और जो ग्रेविटी होगा वो तो g इधर लग रहा होगा। तो इस शैडो में जो आएगा देखिए ये यहाँ पर, देखिए ये पाथ तो ऐसे चलेगा यहाँ तक, यहाँ पर ही आएगा ये, तो ये स्पीड होगी इसकी कितनी, vx। अच्छा, ग्रेविटी नीचे इसका कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, फिर ये यहाँ पर पहुंचेगा, मान लो v डैश, तो देखिए ग्रेविटी तो इधर ही लग रहा होगा अभी भी, इसका जो शैडो आएगा यहाँ पर ये आएगा v डैश। फिर मान लीजिए यहाँ पर पहुंचाइए v डबल डैश, फिर इसके दो कंपोनेंट आएंगे, इधर आएगा v डबल डैश x, इधर आएगा v डबल डैश y। तो जो परछाई में आएगा, अच्छा ग्रेविटी तो इधर ही लगेगा, तो ये तो परछाई में आएगा नहीं, तो इधर ये जाएगा v डबल डैश x। तो आप ध्यान से देखिए इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल मोशन। क्योंकि मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को अगर सिंप्लीफाई करना है और पढ़ना है तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, तो x एक्सिस में मोशन को अलग सोचेंगे और y एक्सिस में मोशन को अलग सोचेंगे। ठीक, अब दूसरा आ जाइए, जरा दूसरा आ जाइए, यहां दूर जानबूझ के बना रहे हैं, जरा देखिए ध्यान से, ये देखिए ध्यान से मोशन, यहां से आप t = 0 पर y = 0 लेंगे, कितनी स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया इसको, u sin थीटा। ठीक, अब देखिए ग्रेविटी तो इसमें तुरंत नीचे की तरफ लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें तुरंत ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रहा होगा, पर आपको पता है इसकी जो शैडो आएगी, देखिए देखिए पहले ऊपर जाएगा, तो ये तो 1D मोशन आएगा इसका शैडो, तो ये यहाँ तक पहले ऊपर जाएगा, फिर जब ये नीचे उतरना शुरू होगा तो फिर ये उतरना नीचे शुरू होगा। तो ये अगर O है, ये A है, इसको मैं B कह देता हूँ, तो ये हो जाएगा, ये O यहाँ पर पहुँचे A और यहाँ पर हो जाएगा B। ठीक, इस तरीके से मोशन होगा। और जब ये ऊपर जा रहा हो, वैसे यहाँ पर हम बात कर लें, यहाँ पर तो बताइए स्पीड कितनी होगी, ये होगी Vy। अच्छा, यहाँ पर वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो वर्टिकल में यहाँ पर भी कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, तो यहाँ पर Vy क्या लिखेगा, 0 लिखेगा। जैसे हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ पर बताइए क्या दिखेगा इसके पास, Vy डबल डैश दिखेगा। अच्छा, ऊपर जा रहा होगा तब भी G नीचे लग रहा होगा, और नीचे आ रहा होगा तब भी G नीचे लग रहा होगा। ठीक, तो G हमेशा नीचे लग रहा होगा, तो जो G है वो केवल इस वाले प्रोजेक्शन में आएगा, इस वाले मोशन में आएगा, या इस वाले प्रोजेक्शन में आएगा, और ये कांस्टेंट स्पीड से मूव करता रहेगा। तो एक्चुअली क्या है, हमने इस प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया।
एक हॉरिजॉन्टल मोशन और एक वर्टिकल मोशन, और इस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल को कंबाइन कर देंगे तो हमको ये कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन मिलेगा। यही करना होता है, यही करना होता है यार। पॉज करके उतारिए, आराम से समझिए एक एक बात को, एक एक बात को समझिए। प्रोजेक्टाइल मोशन को हम दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, हॉरिजॉन्टल मोशन और वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन की क्या खास बात है, कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन या रिटार्डेशन नहीं है। वर्टिकल मोशन में क्या होगा, वर्टिकल मोशन में पहले ग्रेविटी नीचे लग रहा है और बाद में भी नीचे लग रहा है, तो पहले इसकी स्पीड लगातार घटेगी और बाद में लगातार बढ़ेगी। तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी के सारे फंडे लग जाएंगे, और इसमें तो सिंपली यूनिफॉर्म मोशन के ही सारे फंडे लग जाएंगे। और हम ये बता चुके हैं कि 2D मोशन को 1D में कन्वर्ट किया जाता है, या ये कहिए कि 2D मोशन को दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट करके मोशन को विजुलाइज कर लिया जाता है, और सारे फंडे वन डायमेंशनल मोशन के लगा दिए जाते हैं, और उसी से सारी की सारी चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। ठीक है, इतना उतारिए पॉज करके, एकदम से चीज आसान हो जाती है। अब देखिए क्या क्या इसमें बातें, सब मैंने एक एक करके लिख दी है, देखो जरा, देखिए इसके क्या पॉइंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन इज अ 2D मोशन, सो इट कैन बी डिस्कस्ड इन 2 पार्ट्स, ये सारी बात बता दी। हॉरिजॉन्टल मोशन क्लियर कर दिया, एंड वर्टिकल मोशन। 2D मोशन है इसलिए हॉरिजॉन्टल और मैं पहले से लिख लेता हूं ये सब, जिससे कि आपका टाइम ना किलो। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में उसको ब्रेक कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन टेक्स प्लेस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, दिस इज कॉल्ड फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ मोशन। ये मैं आपको पूरी बात बता चुका हूं कि कोई भी वेक्टर के दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट करते हैं तो दोनों कंपोनेंट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। अगर किसी और एंगल पे कंपोनेंट करोगे तो फिर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। ये सारी बातें हमारी आपकी हो चुकी हैं। ठीक, अगला पॉइंट, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, बात बता दी है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट बता दिया है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी फर्स्ट डिक्रीजेस, बताया भाई ऊपर की वेलोसिटी पहले घटेगी क्योंकि जी किधर लग रहा होगा, नीचे, और नीचे आने पर फिर बढ़ेगी, एंड बिकम्स जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट या टॉप मोस्ट पॉइंट, एंड अगेन इंक्रीजेस ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन। फिर प्रोजेक्टाइल नीचे उतरेगा तो फिर उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखा है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी कंटिन्यूसली अफेक्ट द वर्टिकल कंपोनेंट। देखिए जो ग्रेविटी का फोर्स है या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो केवल कौन से वाले मोशन को अफेक्ट कर पाएगा, वर्टिकल को अफेक्ट करेगा, हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं करेगा। ये सब बातें लिख दी थी जिससे टाइम किल ना हो। ठीक, अगली बात लिखिए फिर, द हॉरिजॉन्टल मोशन इज यूनिफॉर्म मोशन, और जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, फिर से वहीं आ जाते हैं चीजों पर। ठीक है, इतना करके सारी बातें लिख लीजिए आप लोग। अब कुछ इसके कैलकुलेशंस करते हैं, जरा हम करें कैलकुलेशन। चलिए, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। जैसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले, कुछ बेसिक कैलकुलेशन करते हैं। स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस, कुछ स्टैंडर्ड कैलकुलेशंस कर लेते हैं। देखिए, एक प्रोजेक्टाइल को आपने यहां से उछाला तो तुरंत एक्स एक्सिस इसको लिख दिया, वाई एक्सिस इसको लिख दिया, और यहां उछाला। मान लीजिए यहां पर पहुंचा तो सबसे पहले फाइंड आउट कर देते हैं इसकी वेलोसिटी। ठीक है, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी। तो यहां पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी थी, यू थी, ये एंगल थीटा दिया हुआ था। अब यहां पर इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है तो यहां पर वेलोसिटी वी है, लेकिन इधर आ जाएगा वी एक्स और इधर आ जाएगा वी वाई, और जो ग्रेविटी लगता रहेगा वो इस पर हमेशा नीचे लगता रहेगा, हमेशा ग्रेविटी नीचे लगता रहेगा। तो वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या आप देखेंगे, बताइए, हॉरिजॉन्टल के मोशन को अलग सोचेंगे, वर्टिकल के मोशन को अलग सोचेंगे। ठीक है, तो यहां पर पहले टू फाइंड वी, और इसको मैं टी इक्वल टू टी पर कह दूं, टू फाइंड वी एट टी इक्वल टू टी। किसी भी टाइम टी इक्वल टू टी पर वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो प्लीज यहीं से सीखना स्टार्ट करना। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन, आपके सब फंडे क्लियर हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल मोशन को अलग देखेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन यहाँ से चला टी इक्वल टू जीरो पर, एक्स इक्वल टू जीरो,
इधर बताइए इसका कंपोनेंट कितना आएगा, इसके दो कंपोनेंट कर दीजिए तुरंत। इधर कंपोनेंट आएगा u cos थीटा और इधर आएगा u sin थीटा, ठीक, u sin थीटा और u cos थीटा। तो इधर जो कंपोनेंट आएगा ये आएगा u cos थीटा, ठीक। और इधर बताइए ax, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन तो होता ही नहीं है, ठीक, तो बताइए यहाँ पर वेलोसिटी यही बनी रहेगी कितनी, u cos थीटा, ठीक है। अच्छा, बाद में इसकी पोजीशन भी फाइंड आउट करनी होगी, तो मैं लगे हाथ उसको भी निकाल देता हूँ, टू फाइंड v एट t इक्वल टू t एंड पोजीशन, ये भी चलो इसी में फाइंड आउट कर देता हूँ, एट t इक्वल टू t, दोनों फाइंड आउट कर देते हैं, ठीक है। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, x होगा। तो बताइए ये जो x होगा यहाँ से यहाँ तक, x तो सीधे सीधे निकल आएगा। अगर इस डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है और ये t इक्वल टू t पर आ गया है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ये होगी u cos थीटा इंटू t, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको निकाल के रख लीजिए, u cos थीटा इंटू t होगी, ठीक है। इतना रख लीजिए कैलकुलेट करके, ठीक। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, x इक्वल टू कितना आ गया बताइए, u cos थीटा इंटू t आ गया, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता ही है, तो vx की वैल्यू आ जाएगी सीधे u cos थीटा। u cos थीटा। फिर हम इसके वर्टिकल मोशन को देखेंगे, तो ये दिखा देते हैं, बाद बाकी हम लिख देते हैं, ठीक है, ये दिखा दें। देखो इसका वर्टिकल मोशन देख लेते हैं। देखिए वर्टिकल मोशन, वर्टिकल मोशन हॉरिजॉन्टल में स्पीड तो चेंज करती नहीं, वर्टिकल देखो यहाँ से आपने उछाला तो t इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 0, और ग्रेविटी भैया नीचे लगता रहेगा ए वाई इक्वल टू जी। और अब यहाँ पर आ गया, मान लो वेलोसिटी हो गई इसकी वी वाई, यही डायरेक्शन क्या ले लो पॉजिटिव, y यहाँ से यहाँ तक आप मान लीजिए, ठीक। तो आप t इक्वल टू टी पर देखना चाह रहे हैं, तो बताइए आप लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वर्टिकल में वेलोसिटी वी बाई इनिशियल कितनी बताइए, इनिशियल यहाँ पर थी u साइन थीटा, u साइन थीटा, तो ये आ जाएगा u साइन थीटा प्लस a की जगह आ जाएगा माइनस जी और t। तो ये तो वर्टिकल की वेलोसिटी हो गई, ठीक। वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई बताइए, ये आ गई बच्चों u साइन थीटा माइनस जी टी, क्लियर। और y फाइंड आउट करना है, तो y कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप इक्वेशन लगा दो, आप लगाएंगे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s की जगह y आ जाएगा, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी बताइए, u साइन थीटा प्लस हाफ, a की जगह आ जाएगा माइनस जी और टी स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे t और आएगा, ठीक, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये आ जाएगी वर्टिकल का डिस्प्लेसमेंट t इक्वल टू टी पर। तो ये जो यहाँ से y होगा y, ठीक, ये y कितना आ जाएगा बताइए, ये आ गया u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, दिस इज y। इतना कैलकुलेट कर लीजिए, फिर हम लिख देते हैं दोनों, ठीक है। तो u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, और हॉरिजॉन्टल में ये, वैसे आपको और अच्छे से इसको लिखाना सिखाते हैं, सारी बातों को समराइज करते हैं। इतना लिखिए, इतना लिखिए, एक एक अच्छी अच्छी बात बताते हैं आपको। हटाएं, चलिए अब देखिए, अब देखिए और अच्छे से सब चीज़ों को समझ लीजिए। ये प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरीके से होता है, ठीक है। आप यहाँ से जैसे आपने इसको उछाला u से, और यहीं से आपने थीटा ले लिया, इसी पॉइंट से इसको ले लिया 0,0, इसी को क्या बना दिया x एक्सिस, इसको क्या बना दिया y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल में जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा u cos थीटा। ऐसे क्या करो आराम से, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा u sin थीटा, और g नीचे लगता रहता है भाई, कहीं भी प्रोजेक्टाइल पहुंचा तब भी g नीचे लगता रहेगा, g नीचे लगता रहेगा, ठीक। अब आपको इसकी पोजीशन फाइंड आउट करनी है, तो देखो ओरली फाइंड आउट किया करो। इधर मान लो स्पीड है v, तो इधर कंपोनेंट आ जाएगा vy और इधर आ जाएगा vx, यही तो सब करना है। और मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, जो यहाँ से यहाँ तक चले गया, ये बताइए कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक x, और ये कितना चल गया यहाँ से यहाँ तक y, यही तो है पूरी कहानी। तो देखिए यार आपको समझाएं, जो vx होगा ये तो कांस्टेंट रहना है,
कांस्टेंट रहना है तो वी एक्स इक्वल टू होगा क्या, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सीलरेशन नहीं है ना, चीज़ों को जल्दी में लिखना सिखा रहा हूँ, फॉर्मूले नहीं रटने पड़ेंगे, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, तो ये हमेशा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल के बराबर आएगा। अब देखो वर्टिकल में आप ओरली इक्वेशन यूज क्या करो, वर्टिकल में सोचो, वर्टिकल में यूज करो v इक्वल यू प्लस ए टी, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है u साइन थीटा, और a हो जाएगा नीचे की तरफ माइनस जी टी, सीधे सीधे लिख लिया करो डायरेक्ट। ऐसे अब x लिखना है मान लो हॉरिजॉन्टल का, तो x देखिए हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है, तो t टाइम में कितना चल जाएगा बताइए, u cos थीटा इंटू टी, और y लिखना है, इसको भी ओरली करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप डायरेक्टली वर्टिकल में सोचो तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जब वर्टिकल में सोचोगे तो बताइए, अब ओरली सोचना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, आंख बंद करके, u कितना था वर्टिकल का बताइए, u साइन थीटा, और t प्लस हाफ, और g नीचे है तो माइनस जी टी स्क्वायर, कुछ है ही नहीं इसमें, तो बड़ी आसानी से y इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर निकल कर आ जाता है। क्लियर हुआ, ये सब चीजें बड़ी आसानी से निकल कर आ जाती हैं। इतना लिखो पॉज करके, मैंने अच्छे से लिखवा दिया है। कुछ कैलकुलेशंस भी कर देता हूं बड़ी आसानी से, देखो ओरली करके दिखाऊंगा कैलकुलेशन, ओरली करके दिखाऊंगा, इसको हटाऊं, आप करेंगे प्रैक्टिस के लिए, देखो डरना नहीं एकदम। देखिए देखिए एग्जाम्पल करते हैं एक दो, जैसे प्रोजेक्टाइल था यहाँ से, तो यहाँ से आपने इसको उछाल दिया मान लो 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है 50 मीटर पर सेकंड से उछाल दिया, एंगल मान लो यहाँ से दे दिया 53 डिग्री, एक एक बात समझ में आएगी, ठीक है। अब सवाल पूछ लिया मान लो, अब देखो इसी को ओरिजिन ले लो, ठीक है, अब सवाल पूछा फाइंड द, एकदम समझ में आएगा, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर, जितना पढ़ाया उस पर एक क्वेश्चन देख लो, फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर एंड पोजीशन वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। चलिए 2 सेकेंड पर आपको फाइंड आउट करना है, तो 2 सेकेंड पर पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो कुछ है ही नहीं भाई, बहुत आसान है। देखिए अब देखिए, अब कहीं भी गया मान लो इस तरह से गया, अंदाजे से बना दो, कहीं भी बना दो, कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब मान लो टी इक्वल टू 2 सेकेंड में कहीं भी है, वो अलग मुद्दा है कहाँ पर होगा, हालांकि वो भी अभी आपको हम समझा देंगे सारी बातें, पर चलिए फिलहाल जो पढ़ा है उसको देख लीजिए। डायग्राम दोबारा बना देते हैं, एक बार थोड़ा बड़ा बन गया था और कुछ नहीं। ये 50 और ये 53, इसी को 0,0 ले लिया मान लो इस तरीके से। अब मान लो t इक्वल टू 2 सेकंड में यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ पर इसकी कोई वेलोसिटी रही होगी v, इधर रही होगी vx, इधर रही होगी v वाई, सब आते हैं एक एक करके समझ में आएगी, चिंता ना करना। देखिए जैसे इसको हवा में आपने उछाला होगा तो ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता रहता है, ग्रेविटी हमेशा नीचे लगता रहता है, तो ये कंपोनेंट तो फिक्स रहता है ना, तो इस कंपोनेंट को देख लो जरा कितना है, इस कंपोनेंट को देखिए कितना, ये कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, ये आएगा, इधर देख लो ux जो आएगा, अलग से लिख देता हूं, ux आएगा बच्चों 50 cos 53, और cos 53 जमाने से जानते हो गए यार, ये आता है cos 53 कितना होता है बताइए 3/5, तो ये आ गया 30 मीटर पर सेकंड, तो इधर जो स्पीड आ गई वो आ गई 30 मीटर पर सेकंड। वर्टिकल में देखिए कितनी आएगी जरा बताइए, वर्टिकल में u वाई आएगी 50 साइन 53, साइन 53 4/5 होता है, तो ये आ जाएगा 40 मीटर पर सेकंड, तो वर्टिकल में स्पीड आ जाएगी बेटा 40, ठीक है। अब देखिए बहुत आसान है, एकदम आसान। अब देखिए वेलोसिटी आपको चाहिए vx, तो बताइए vx तो कांस्टेंट रहेगा ना, ये तो चेंज नहीं होता, तो vx तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और आप तभी निकाल दो एट t इक्वल टू 2 सेकंड ही निकाल देता हूँ लेट में, और बताइए vy वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। वैसे तो मैं ओरली बता सकता हूँ, कैसे देखिए यार, हर एक सेकंड में वर्टिकल में स्पीड 10 से कम हो जाएगी, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकल में 10 है, तो हर एक सेकंड में 2 से कम हो जाएगी, ओरली निकालना सीखो। तो बताइए 1 सेकंड बाद कितनी मिलेगी 30, और 2 सेकंड बाद 20, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी वी भाई, या उससे भी निकाल लो, u साइन थीटा टी माइनस जी टी, उससे भी निकाल दो, तो देखो उससे भी आ जाएगी। u साइन थीटा कितना था बताइए 40, t कितना चाह रहे हो 2 माइनस कितना, नहीं यहाँ u नहीं आता ना, u नहीं आता है। वी वाई इक्वल टू
वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी। तो वी वाई इक्वल टू यू साइन थीटा कितना 40 माइनस जी 10 और 2 सेकंड बाद सीधे कितना आ गया 20 मीटर पर सेकंड। कुछ है ही नहीं। तो बताइए जो वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, वेलोसिटी वेक्टर ये आ जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। क्लियर। तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया हॉरिजॉन्टल में कितना है बताइए 30 आई प्लस 20 जे। ये पॉजिटिव आ रहा है तो ऊपर ही जा रहा होगा। ठीक है। तो अब टाइम अपने आप एडजस्ट कर लेगा। यहाँ पर जैसे 3 सेकंड पे लिखोगे 3 सेकंड तो ये 10 आ जाएगा, 4 सेकंड पे 0 आ जाएगा, 5 सेकंड पे ये नेगेटिव होने लगेगा। इसका मतलब पार्टिकल नीचे मूव कर रहा है। तो इसमें आपका हेडेक नहीं है, नेगेटिव आ जाए तो नीचे आ रहा है और पॉजिटिव आ जाए तो ऊपर जा रहा है। ठीक है। वो अपने आप सेट कर लेता है, आपको नहीं सोचना कुछ भी, आपको कुछ भी नहीं सोचना है। 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। ये तो मैंने वेलोसिटी लिख दी, पोजीशन वही फाइंड आउट करूंगा। जरा लिख लो इसको, पोजीशन फाइंड आउट करनी थी। तो देखो ओरली फाइंड आउट करेंगे पोजीशन। तो आप लिखेंगे टू फाइंड पोजीशन वेक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो देखिए x तो सीधे सीधे कितना होगा, हॉरिजॉन्टल में स्पीड कांस्टेंट है तो x तो हो जाएगा 30 इंटू टी बराबर सीधे सीधे 60 मीटर। और y को ओरली कर दो कितना u साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। यार बता चुका हूँ ओरली कर दिया करो, एक बार बार लिखोगे तो चीज़ें एकदम याद हो जाएंगी प्लीज यार। तो यहाँ से y इक्वल टू आ जाएगा u साइन थीटा, वर्टिकल की स्पीड कितनी थी बताइए 40, 2 सेकंड बाद 4 माइनस हाफ g बोले तो 10 और 2 का स्क्वायर। तो ये जो y आ जाएगा ये आ जाएगा 80 माइनस कितना आ गया बताइए 20। तो ये भी बाई चांस 60 मीटर आ जाता है, y 60 आ रहा है। तो x भी 60 और y भी 60। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए x, y। तो बताइए जो पोजीशन वेक्टर होगा वो इस ओरिजिन से लेके ये होगा, ये r वेक्टर होगा। तो बताइए r वेक्टर को क्या लिखेंगे बोलिए एक्स आई प्लस वाई जे। तो r वेक्टर जो हो जाएगा x कितना है बताइए 60 आई प्लस y कितना है 60 जे। दिस इज पोजीशन वेक्टर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। एकदम क्लियर हुआ सवाल, एक इजी क्वेश्चन से सारी बातें मैंने आपको क्लियर की। ठीक है। पॉज करके उतारिए आराम से। पॉज करके उतारिए आराम से। ठीक है। इतना बेसिक कैलकुलेशन आपको आने लग गया। असल में क्या है 2 डायमेंशनल मोशन अगर आपने कायदे से क्लियर कर लिया है तो कोई भी दिक्कत नहीं आती यार, कोई भी दिक्कत नहीं आती है, हर चीज बड़ी आसानी से पढ़ ली जाती है। आगे बढ़े। अब देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहां से हम पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल मोशन आपको पढ़ाने लगेंगे। तो देखिए कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन के टाइप होते हैं, जैसे एक होता है हॉरिजॉन्टल, मैंने आगे भी लिखा है सब बता देता हूं। हॉरिजॉन्टल होता है, फिर दूसरा होता है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। ठीक, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है, फिर होता है प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन होता है। ये 3 बेसिक चीजें हम इसमें पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अभी देखिए एक एक करके बताते हैं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होता है जरा सुनो। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में क्या होता है, किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया जाता है। ऐसे यहां से इसको हॉरिजॉन्टली, स्पीड इसकी हॉरिजॉन्टली होगी, फिर इसके बाद ये मोशन प्रोजेक्टाइल होगा। जैसे यहाँ पर स्पीड अब ये कांस्टेंट रहेगी हमेशा। हाँ, वर्टिकल में जी लगेगा तो जो स्पीड होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी लगातार। जी लगेगा तो स्पीड होगी वो लगातार बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इस तरीके से जी लगता रहेगा। लेकिन ये हमेशा क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ये सब बातें अब तक सिखा दी हैं। पर हॉरिजॉन्टल में t इक्वल टू 0 पर जहां से भी आपने प्रोजेक्ट किया, मान लो यहां से h का हाइट है तो स्पीड यहां पर हॉरिजॉन्टली फेंकी जाती है, या ये को g के परपेंडिकुलर फेंकी जाती है। कैसे फेंकी जाती है, g के परपेंडिकुलर। तो मैंने लिख दिया है कि इन दिस केस द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्टेड अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू फॉलो अ पैराबोलिक पाथ। और ये भी पैराबोलिक पाथ ही होगा। इसकी इक्वेशन भी क्या आएगी, पैराबोलिक आएगी। कई बार बच्चों को ये लगता है कि जब ग्राउंड से फेंकते हैं तभी पैराबोला आता है, ऐसा नहीं है। आप हवा में कहीं से भी उछाल दो, इक्वेशन हमेशा क्या आनी है, पैराबोला ही आनी है। कहीं से भी उछाल दीजिए, पाथ हमेशा पैराबोला ही आना है। ठीक है। फिर अगला इसमें देखिए ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल होता है। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में क्या होता है बेसिकली, मैंने डायग्राम नहीं बनाया, देखिए समझा देता हूं पहले।
इसमें क्या होता है, ग्रेविटी और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 के अलावा कुछ भी होता है तो हेयर मैं लिख देता हूं अलग से, हेयर एंगल बिटवीन G and U is other than 90 डिग्री, बस यही पहचान है। तो मान लीजिए, देखिए अब एकदम समझ में आ जाएगा। जैसे ये है, देखो अब अगर G इधर है और U आपने इधर ले लिया तो ये तो कैसा आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल आ जाएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल का केस हो गया जो अभी मैंने बताया आपको। लेकिन इसके अलावा कुछ भी ले लो, जैसे G इधर ले लो और इधर ले लो आप U, तो अब देखिए ये जो एंगल है ये थीटा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहलाएगा। कुछ भी ले लो, जैसे G इधर है और आप इसको इधर ले लो U, यहाँ पे ये थीटा है, ठीक, तो ये कैसा है अभी, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल। हाँ ये ध्यान रखना, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये इस तरीके से मूव करेगा, ये इस तरीके से मूव करेगा, ये सब में जो पाथ की इक्वेशन आएगी वो पैराबोला ही आएगी, इसमें कोई गलती मत करना, ठीक है। तो मैंने देखो लिख दिया है, इन दिस केस द प्रोजेक्टाइल इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एंड इट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी टू फॉलो द पैराबोलिक पाथ। और ये थीटा ये हमेशा नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 होगा, बस ये खास बात है। थीटा पाई बाई 2 के अलावा कुछ भी होगा तो हम उसको क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ठीक है। तो आपको 2-3 केसेस के मिलेंगे, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल कहते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ मैं स्टैंडर्ड डायग्राम भी बना देता हूं जो आपको पढ़ने हैं इसमें। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल के कुछ स्टैंडर्ड डायग्राम भी बना देता हूं। देखिए डिफरेंट ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, डिफरेंट ऑब्लिक प्रोजेक्शंस, डिफरेंट ऑब्लिक प्रोजेक्शंस। देखो एक तो ये पढ़ेंगे आप, ग्राउंड टू ग्राउंड पढ़ेंगे पहला तो, ग्राउंड टू ग्राउंड। ग्राउंड टू ग्राउंड बेसिकली क्या होता है कि जिस हॉरिजॉन्टल लेवल से फेंके उसी पे कोई लपक ले, ठीक है, जहां से फेंका उसी हॉरिजॉन्टल लेवल। देखो ये ग्राउंड टू ग्राउंड है ये, और ग्रेविटी इधर लग रहा होगा और थीटा इधर होगा, स्पीड आपकी इधर रही होगी फेंकने की, तो दिस इज ग्राउंड टू ग्राउंड। फिर दूसरा आ जाता है हाइट टू ग्राउंड, हाइट टू ग्राउंड, ठीक, हाइट टू ग्राउंड। इसमें ये आ जाता है आपका किसी हाइट से फेंका जाता है, लेकिन इसमें 2 केस आते हैं, एक आप ऐसे फेंकते हैं, ठीक, और इस तरीके से पाथ इसका आता है, ग्रेविटी इधर लगता रहेगा, एक ये केस आता है। और एक आप इसको इस एंगल पर फेंकते हैं, तो इस डायग्राम को हटा के मैं दूसरा यही बना दूं। देखो दूसरा जो फेंकते हैं वो ये थ्रो करते हैं, किसी भी हाइट से ऐसे इस तरीके से फेंकते हैं, इस तरीके से, थोड़ा गलत बना दिया, ऐसे। तो ये भी प्रोजेक्टाइल या पैराबोला ही आएगा, ये भी पैराबोला आएगा, ये भी पैराबोला का एक पार्ट होगा, पैराबोला का पार्ट, ये भी यहां पे पैराबोला का पार्ट ही होगा, एक टुकड़ा होता है। असल में कंप्लीट वो कहीं पीछे हो रहा होगा इस तरीके से, ऐसे यहां पे एक कंप्लीट ऐसे हो रहा होगा, ये यहां पे कहीं पीछे हो रहा होगा पूरा, ठीक है ना, इस तरह से। तो पैराबोला का पार्ट होता है। तो यहाँ पे एंगल कई बार वर्टिकल से दे दिया जाता है, कई बार हॉरिजॉन्टल से, कुछ भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका प्रोजेक्टाइल ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन वाला भी जरा समझ लो। इंक्लाइन प्लेन में भी 2 केस आते हैं आपके, देखो ये आएगा, जैसे ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया होगा और यहां से इसका एंगल थीटा नॉट,
थीटा नॉट क्या है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक, दूसरा भी यही समझा देता हूं, ये थीटा नॉट है, एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, अब देखिए यहां से आप प्रोजेक्ट करेंगे इस तरीके से, मान लो आप u की स्पीड से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थीटा ध्यान रखना टोटल हॉरिजॉन्टल से ही लेते हैं सब क्वेश्चंस में, थीटा हॉरिजॉन्टल से ही है। ठीक, और इस तरीके से ये इस तरीके से कर जाता है, तो ये यहां से खत्म हो गया, किसी इंक्लाइन प्लेन पे खत्म हो रहा है, तो इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन। इसको पढ़ते हैं अप द इंक्लाइन प्लेन, अप द इंक्लाइन प्लेन। ठीक, इसी तरीके से यहां पर आता है, मान लो ये u की स्पीड है, कहीं से भी आपने फेंक दिया, ये तो थीटा नॉट होगा, हॉरिजॉन्टल से एंगल लेते हैं ये थीटा, तो इस तरीके से गिरेगा यहाँ, तो ये डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन, डाउन द इंक्लाइन प्लेन। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन अप द इंक्लाइन प्लेन। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के प्रोजेक्टाइल मोशन होते हैं जो हमको पढ़ने हैं। तो क्या क्या आ गए हमारे फाइनली, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, ठीक है, और आपका आ गया इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल। तो आज हम जो खत्म कर लेंगे वो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिक प्रोजेक्टाइल मोशन के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए, किस तरीके से कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ना है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले डिटेल ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो हेडिंग लगा लो, डिटेल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। अब केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पर फोकस करते हैं, इसके साथ 8 क्वेश्चंस कराते हैं आपको मजा आएगा। ठीक है, चलिए तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में एक एक कंसेप्ट आपको क्लियर करता हूं। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पहले तो प्रोजेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा, मतलब जैसे इसके पास स्पीड u है तो ग्रेविटी ऐसे लग रहा होगा। अब मान लीजिए ये जो हाइट है यहाँ से कहीं से भी ले लो, ग्राउंड से कहीं तो जाके गिरा होगा इसको, मान लीजिए ग्राउंड ये है, ये ग्राउंड, देखो सब बातें क्लियर हैं, ग्राउंड को फ्लैट ही मानना है। मान लीजिए h के हाइट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, तो देखिए इस तरीके से बेचारा चलता हुआ आएगा। सबसे पहले अब देखिए, सबसे पहले क्वेश्चंस में जो सबसे टिपिकल पार्ट होता है, मैं तो बच्चों से कहता हूँ सबसे पहले वही फाइंड आउट कर लो। जैसे सबसे बेहतरीन होता है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, तो इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट कर लो। तो वैसे इक्वेशन तो पता है क्या आएगा, बताइए पैराबोला आएगा, पर इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बताइए 2D मोशन में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी निकालने का हम जनरल मेथड क्या निकाला था, हम x और y को किसी भी टाइम t इक्वल टू टी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, और x और y को फाइंड आउट करके t के फंक्शन में उसमें से t को एलिमिनेट कर देते हैं। यही एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस ध्यान रखना, अगर यहाँ से प्रोजेक्शन हुआ है तो ध्यान रखना यहाँ पे 0,0 मत मान लेना, 0,0 वही मान लेना मेन कॉन्सेप्ट जहाँ से प्रोजेक्शन करते हैं। तो ऑरिजिन वही लेनी है जहाँ पर प्रोजेक्शन करते हैं। तो इसको ले लिया मैंने x एक्सिस, इसको ले लिया y एक्सिस, और ये मेरा 0,0 सबसे पहला कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे जनरली में यहाँ लेंगे, उसके बाद फंडे सब हिल जाते हैं। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही क्या लेते हैं, ऑरिजिन लेते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को ही ऑरिजिन लेते हैं। अब मान लो t इक्वल टू 0 पर यहाँ से आपने इसको फेंका, अब t इक्वल टू t पर यहाँ आ गया, आराम से कर लीजिए, ये t इक्वल टू t पर आ गया, इसकी स्पीड होगी इधर, मान लीजिए कई सारे फैक्टर यहाँ से देखो कैलकुलेट कर दूंगा एक बार में। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा बताइए, ये y होगा, हालांकि y नेगेटिव y होगा, ठीक, और ये कितना होगा यहाँ से x होगा। तो इस डायरेक्शन में स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, बता चुका हूँ। इस डायरेक्शन की स्पीड v बाई ओरली निकाल दोगे, देखिए हॉरिजॉन्टल में तो u रहेगी, वर्टिकल में देखो ओरली निकाल दोगे, वर्टिकल में ओरली निकाल दोगे। देखो वर्टिकल में यहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पर u बाई इक्वल टू 0 है और g नीचे लगेगा। ठीक, यहाँ से आपने फेंका और यहाँ पर ये vy आ गया, ये भी साथ साथ निकालते चलो, और यहाँ से यहाँ तक y आ गया, यहाँ तक y आ गया। तो बताइए vy फाइंड आउट करना हो तो क्या लगाएंगे, v इक्वल u प्लस ए टी,
वर्टिकल में वी वाई इक्वल इनिशियल तो 0 था प्लस जी टी, ठीक। तो ये सीधे सीधे कितना आ गया, जी टी आ गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। और हॉरिजॉन्टल की स्पीड में कोई चेंज आएगा नहीं, वो हमेशा कांस्टेंट बनी रहेगी। अच्छा x कितना होगा, x तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा बताइए, x तो बहुत आसान है निकालना, x तो सीधे u इंटू टी हो जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो स्पीड कांस्टेंट है। y फाइंड आउट करना है तो y इक्वल टू, ओरली बताइए, आप लगा दो इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्लियर। तो s इक्वल टू वाई हो जाएगा, u 0 था प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो y इक्वल टू हो गया हाफ जी टी स्क्वायर। नीचे वाले डायरेक्शन में क्या ले लो, पॉजिटिव। तो अब देखना ये जो y हो गया, ये हो गया हाफ जी टी स्क्वायर, क्लियर। पर जब आप इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, कोऑर्डिनेट, तो कोऑर्डिनेट लिखे जाएंगे x, x तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि अलोंग द x एक्सिस है, लेकिन y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा क्योंकि y एक्सिस ऊपर है और ये नीचे है। तो ये हो जाएगा बच्चों यू टी कॉमा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये सब कैलकुलेशंस मैंने कर दिया आपके लिए, ठीक है। एकदम इजी, अभी देखिए बहुत कुछ मजा आने वाला है, ठीक है, एकदम आसान। फिर बहुत कुछ कैलकुलेट करते हैं, इतना क्लियर है। अब इसमें से हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी फाइंड आउट करेंगे, तो यही निकाल देते हैं, इसको हटा देते हैं, पॉज करके उतार लो इतना, ठीक है। तो अब इसमें से टी को एलिमिनेट करूंगा मैं, ओके, हटाता हूं। तो देखिए अब आपके पास x इक्वल टू आ गया यू टी एंड y इक्वल टू माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो एलिमिनेटिंग t, तो y इक्वल टू आ जाएगा माइनस हाफ जी, और t की जगह क्या आएगा बताइए, x अपॉन यू का स्क्वायर। तो y इक्वल टू आ गया माइनस जी अपॉन 2u स्क्वायर एक्स स्क्वायर। बताइए किसकी खुशबू आ रही है आपको, एक्स इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी वाई, किसी की खुशबू आ रही है, ये पैराबोला की आ रही है। और ये टर्म बताइए क्या नेगेटिव है, तो यह पैराबोला ओपनिंग डाउन, क्यों एक्स स्क्वायर का टर्म है। जब एक्स स्क्वायर का टर्म होता था तो पैराबोला या तो ओपनिंग अप होता था या ओपनिंग डाउन, और वाई स्क्वायर का टर्म होता है तो या ओपनिंग राइट या ओपनिंग लेफ्ट, बता चुका हूं बहुत सारी। तो ये हो गया पैराबोला ओपनिंग डाउन। ओपनिंग डाउन असल में क्या होता है बच्चों, आधा पैराबोला असल में इधर होता है, इसमें आधा पैराबोला इधर होता है, और ये 0,0 लिया तो वर्टेक्स होगा, तो ये पैराबोला ऐसे हो गया। तो ये इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी आ गई जो दिमाग में सेट होनी चाहिए। एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसकी इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई। माइंड सेट होना चाहिए, बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस के लिए, करके दिखाऊंगा क्वेश्चंस, ठीक। माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी इंटू वाई, ठीक। ये पहला कैलकुलेशन बड़ा अच्छा रहा, कर लीजिए आराम से। ठीक है, हटा दें इसको। ठीक है, अब इसमें निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट भी कर दिया, वेलोसिटी फाइंड आउट कर दी। वेलोसिटी का एंगल डिस्कस किया जाता है कई बार, जरा इसको हटाता हूं मैं और फाइंड आउट करता हूं। देखिए जरा, देखिए तो आप यहां पर ऐसे फेंक रहे हैं, ये हाइट ऐसे यहां पर आया, ये v है, मैंने बता दिया u दर रहेगा, और वी वाई कितना आता है, जी टी आता है। सब क्लियर है आपको, अब सब क्लियर है। यहाँ पर 0,0 एक तरह से ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, g इधर लगेगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक जो y होता है, ये y आ जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर, y हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक x होता है, x होता है u इंटू टी। ओरली लिख लिया करो, ठीक। अगर वेलोसिटी का आपको कभी कभी एंगल फाइंड आउट करना है तो बताइए। अच्छा, वेलोसिटी वेक्टर ही लिखना चाहें तो बताइए वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, यू आई, इसको नीचे ले लो, प्लस
यू आई प्लस माइनस जी टी जे कैप, ठीक। और अगर ये टेन थीटा लिखना है, टेन थीटा, ये टेन थीटा आ जाएगा दिस अपॉन दिस, तो परपेंडिकुलर में कितना आएगा बताइए, जी टी अपॉन ये कितना आएगा, यू आएगा। और पोजीशन वेक्टर लिखना है आर वेक्टर इक्वल टू, तो एक्स आई प्लस वाई जे हो जाएगा सीधे सीधे। तो पोजीशन वेक्टर इक्वल टू एक्स कोऑर्डिनेट कितना है बताइए, यू टी आई प्लस वाई, वाई नेगेटिव होगा तो ये होगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर जे कैप। एकदम आसान है। ये हो गया इसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर ये लिखा जाएगा, ये आर वेक्टर। अब इसमें दो कैलकुलेशन मैं और करता हूँ। टाइम ऑफ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल रेंज, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा और क्या होगा इसका हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल रेंज, दो कैलकुलेशन और करता हूँ। पॉज करके उतारिए इतना, हटाऊं, चलिए। तो टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट बेसिकली होता है जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। टाइम फॉर विच, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर, जितने टाइम के लिए प्रोजेक्टाइल हवा में रहा। तो ऐसी डायग्राम बनाया करो मेरी तरह, यही से कर दो सीधे। मान लिया एस के हाइट से आपने इसको थ्रो किया यू, तो इस तरीके से ये मोशन हुआ। तो यहाँ पे आके गिर पड़ा, ये टी इक्वल टू 0, ये टी इक्वल टू कैपिटल टी, ठीक। यही है टाइम ऑफ फ्लैट। तो देखिए टाइम ऑफ फ्लैट, अच्छा ये रेंज कहलाएगा। टाइम ऑफ फ्लैट, रेंज भी चलो यही निकाल देंगे अभी, चलो रेंज भी हम निकाल देंगे। ये क्या कहलाता है, रेंज। रेंज को आर से डिनोट करते हैं। और रेंज बेसिकली क्या होता है, चलो रेंज क्या होता है अभी समझा देता हूँ, पहले टाइम ऑफ फ्लैट देख लो। तो टाइम ऑफ फ्लैट को हम कैलकुलेट करेंगे वर्टिकल मोशन से, क्योंकि यहाँ पर ये तो यू रहेगा, इधर क्या लगता रहेगा, जी। तो एक तरह से वर्टिकल में टाइम ऑफ फ्लैट के समय में इसने एस का डिस्प्लेसमेंट चला है, तो वर्टिकल मोशन हम देखेंगे इसका। वर्टिकल मोशन यार एकदम आदत लग जाएगी आपको एक दो क्लास के अंदर ही प्रोजेक्टाइल मोशन की। तो यहाँ पे देखिए टी इक्वल टू 0 पर यू वाई इक्वल टू 0 से ग्रेविटी नीचे लगेगा, और ये हाइट यहाँ से एच है, यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव। यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा, तो बताइए आप लगा दीजिए एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है बताइए, प्लस एच, क्योंकि वही डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ और जी और टी का स्क्वायर। तो टी इक्वल टू आ जाता है रूट ऑफ 2h/g, और यही क्या बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लैट, रूट ऑफ 2h/g। तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लैट याद होना चाहिए। वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, तो इस तरह से मोशन आ रहा है जैसे एक पत्थर को यहाँ से ड्रॉप कर देते, तो यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगता वही इसका टाइम ऑफ फ्लैट होगा। अब रेंज जो होता है, रेंज बेसिकली क्या होता है, इस डिस्टेंस को रेंज कहते हैं, इस डिस्टेंस को। तो ये बेसिकली क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लैट के समय में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस चल दिया, दिस इज कॉल्ड रेंज, ठीक। तो रेंज लिख देता हूं यहीं पर मैं, इसको हटा के, रेंज आर। तो रेंज बेसिकली क्या होता है ये भी लिख देता हूं, डिस्टेंस moved by the projectile along horizontal in the time of flight. In the time of flight. टाइम ऑफ फ्लैट में प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस चला। तो बताइए रेंज तो यहीं पे लिख दोगे डायरेक्ट, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान को आसान ही रहने दो, इतना थोड़ी है। बताइए इस डायरेक्शन की स्पीड कांस्टेंट है और इतने टाइम में यहाँ गिरेगा, तो इतने टाइम में ये डिस्टेंस कितना चल जाएगा बताइए, क्या u इंटू कैपिटल टी। तो r इक्वल टू u इंटू कैपिटल टी का मतलब आ जाएगा 2h/g, दिस इज रेंज, ठीक है। अब इसमें यह भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि कितने स्पीड के साथ या कितने वेलोसिटी के साथ इसको ये हिट करेगा, ठीक है, कितने वेलोसिटी के साथ हिट करेगा। तो ये कैलकुलेशन भी कर देते हैं, जरा ये कैलकुलेशन भी कर देते हैं।
ये कैलकुलेशन भी कर देते हैं। चलिए ये कैलकुलेशन भी कर देते हैं, ठीक है। चलिए इतना उतारिए। तो हम लिखते हैं टू फाइंड स्पीड विद विच प्रोजेक्ट, दोनों निकाल देंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही फाइंड आउट कर देंगे, एंड वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ग्राउंड को कितनी स्पीड के साथ हिट करेगा, कितने स्पीड के साथ हिट करेगा। देखिए कुछ है नहीं, एकदम आसान होता है। ये ऐसे आपने यहाँ से यू से उसको उछाला, यहाँ पे जाके हिट किया, तो ये जो भी इसकी वेलोसिटी है, तो एक कंपोनेंट इसका हॉरिजॉन्टल में होगा यू एक्स, ये तो यू बना रहेगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल में होगा वी वाई। ये वी वाई फाइंड आउट कर लो, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा बताइए, वी आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट वी आएगा, कुछ है ही नहीं। कई बार एंगल भी पूछा जाता है, वो भी फाइंड आउट कर देंगे। देखिए तो हॉरिजॉन्टल की स्पीड तो पड़ता है, वर्टिकल की स्पीड वर्टिकल मोशन से आ जाएगी। तो डायरेक्ट देख लीजिए, टी इक्वल टू 0 पर यू वाई तो कितना है बताइए, 0 है। जी नीचे लगता रहेगा, एच का हाइट है, तो यहाँ पर मान लो स्पीड आ गई वी वाई। तो आप इक्वेशन लगा दो, यही डायरेक्शन क्या ले लो बच्चों, पॉजिटिव ले लो, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो वी वाई का स्क्वायर यू 0 था प्लस ट्वाइस जी एच, तो वी वाई इक्वल टू आ जाएगा 2gh, ठीक। तो वर्टिकल में जो वेलोसिटी आ गई वो कितनी आ गई, 2gh आ गई। ये तो वैसे याद भी होता है, ठीक, ये आ गई। तो बताइए जो v आ जाएगा, v वो आ जाएगा अंडर द रूट u का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, ठीक। तो v इक्वल टू आ जाएगा अंडर द रूट u स्क्वायर प्लस 2gh, ये आ जाएगी। तो इतनी स्पीड के साथ हिट करेगा, और वेलोसिटी जो वेक्टर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यू आई माइनस वी वाई जे कैप। तो वी वेक्टर आ जाएगा यू आई माइनस वी वाई कितना है बताइए, रूट ऑफ 2gh और जे कैप। और अगर एंगल थीटा फाइंड आउट करना हो तो टेन थीटा आ जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कंपोनेंट कितना है बताइए, वी वाई, और ये कितना आ जाएगा, वी एक्स। फाइंड आउट कर लोगे। इतने कैलकुलेशन इसमें सफिशिएंट है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस देख लो तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इसमें, ठीक। एक क्वेश्चन देख लीजिए तो अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। करें कुछ क्वेश्चंस, चलिए। जैसे क्वेश्चन हम ही देते हैं आपको पहले डायरेक्ट, जो भी हार्ड ले लो इसकी। मान लीजिए आपने इसको 50 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर दिया, हाइट इसका 20 मीटर, ठीक। हाइट इसका 20 मीटर। फाइंड एवरीथिंग, क्वेश्चन है फाइंड एवरीथिंग। फाइंड एवरीथिंग में सब कुछ आ गया, कितना रेंज होगा, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, कितनी स्पीड होगी प्रोजेक्शन की, सब कुछ फाइंड आउट करना है, ठीक है, सब कुछ। चलिए तो इसका प्रोजेक्टाइल का मोशन कुछ ऐसा होगा, ठीक। अच्छा, इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी लिखनी हो तो अभी अभी बताई थी मैंने, y इक्वल टू क्या आया था बताइए। इसकी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का फॉर्मूला क्या आया था, आपको हल्का सा याद होगा, ये आया था माइनस 2u स्क्वायर अपॉन जी और एक्स स्क्वायर आया था, y इक्वल टू ये आया था। तो y इक्वल टू अगर लिखना है तो माइनस 2u स्क्वायर कितना बताइए, 50 का स्क्वायर अपॉन जी बोले तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर। तो y इक्वल टू मैंने ऐसे ही रिमाइंड करा दिया है, -2 इंटू ये आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाई 10 और एक्स स्क्वायर, एक जीरो से चला जाएगा। तो y इक्वल टू -500 एक्स स्क्वायर, ये इसकी आएगी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी अगर लिखनी हो तो। दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। पहला तो ये फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, ये फाइंड आउट कर दिया। फिर मान लो इसका हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लैट, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा। तो टाइम ऑफ फ्लैट वर्टिकल मोशन से निकलता है, दिमाग में सेट करो,
और ये जो हॉरिजॉन्टल की स्पीड होगी ये तो कांस्टेंट रहेगी, कितनी 50 मीटर पर सेकंड। जब ये गिरेगा यहाँ पर तब भी हॉरिजॉन्टल में 50 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। हाँ, वर्टिकल में स्पीड लगातार बढ़ती जाती है, वर्टिकल में स्पीड लगातार बढ़ती जा रही है। मान लो वी वाई हो जाता है, डैश है, ठीक। तो टाइम ऑफ फ्लैट, तो टाइम ऑफ फ्लैट के लिए या तो फॉर्मूला यूज़ कर लो डायरेक्ट जो पढ़ाया है, ठीक है। बाद बाकी अभी मैं शुरुआत में चाहूँगा मौके पे निकालो। तो वर्टिकल मोशन आप देखेंगे तो t इक्वल टू 0 पर यू वाई इक्वल टू 0 से आपने इसको गिराया, g लगता रहेगा नीचे, और ये जो हाइट है दोनों फाइंड आउट कर देते हैं। हाइट है s इक्वल टू कितना 20 मीटर, और वी वाई भी फाइंड आउट कर देते हैं भैया, ठीक। तो टाइम आप यही डायरेक्शन क्या ले लोगे बताइए, पॉजिटिव ले लोगे। तो s इक्वल टू आप लगाएंगे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s हो जाएगा 0 यू, अरे सॉरी, s हो जाएगा आपका 20 मीटर, u हो जाएगा 0 प्लस हाफ, g हो जाएगा 10 और t का स्क्वायर। तो t इक्वल टू आपके और मेरे हिसाब से आ गया 2 सेकंड। देख लो जरा, देखो ये 2 से 5, 5 चौक 20, 4 का रूट लोगे 2 सेकंड, तो 2 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लैट कितना आ गया इसका 2 सेकंड। फिर आपको वी बाई निकालना था, तो वी बाई तो सीधे सीधे फॉर्मूला आया था कितना √2g(h), तो 2g(h), h को 20 लिखोगे तो 20 मीटर आ गया। तो वर्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, दोनों मैंने फाइंड आउट कर दिए। अगर रेंज निकालना है, रेंज बताइए, रेंज मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को रेंज बोला था। जितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा उतने टाइम में हॉरिजॉन्टल में कितना मूव करेगा। तो 2 सेकंड में ग्राउंड पर पहुंच गया है, तो हॉरिजॉन्टल में बताइए 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 2 सेकंड में कितना मूव कर जाएगा, 2 × 50 इक्वल टू कितना 100 मीटर। तो रेंज आ गया इसका 100 मीटर। ओके, एकदम आसान है। और बताइए क्या बचा, और बताइए क्या बचा, सब निकल गया, ठीक है, सब निकल गया, ठीक है। एकदम आसान होता है, प्रैक्टिस करिए, मन से पढ़िए, कुछ भी कठिन नहीं लगेगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखिए। A projectile is fired horizontally with velocity 100 मीटर पर सेकंड from the top of a hill, 500 मीटर हाई है। Find the time taken by the projectile to reach the ground, कितने टाइम में ग्राउंड पर पहुंचेगा, मतलब टाइम ऑफ फ्लैट। The distance displacement of target from the hill, हिल का डिस्प्लेसमेंट बताना है, अभी समझाते हैं। डिस्प्लेसमेंट में रेंज आ जाएगा। वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड, ठीक है। चलिए करते हैं पीछे के पेज पे करते हैं सॉल्व। देखिए अब की बार जो हिट किया, यहाँ से प्रोजेक्टाइल फेंका गया है, हाइट दी हुई है, हाइट कितनी दी है जरा देखो, हाइट दी हुई है 500 मीटर, स्पीड कितनी है 100 मीटर पर सेकेंड। तो हाइट आपको ये दी है h इक्वल टू 500 मीटर और स्पीड दी हुई है 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक। यहाँ पर जाके इस तरीके से गिर पड़ेगा, कुछ है ही नहीं, बहुत आसान है। पहला सवाल पूछा है इसमें, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द ग्राउंड। तो टाइम ऑफ फ्लैट बताइए क्या हो जाता है, टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट, टाइम ऑफ फ्लैट ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और t इक्वल टू 0 पर यू वाई की वैल्यू कितनी है 0, यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पर t इक्वल टू कैपिटल T पर पहुँचेगा, g नीचे लगता रहेगा। यही डायरेक्शन क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो। आप लगा दो इसमें s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s वर्टिकल में कितना है बताइए, यहाँ से यहाँ तक है कितना 500 मीटर है, तो s तो हो गया 500 मीटर, u इनिशियल 0 प्लस हाफ, g बोले तो 10 और t का स्क्वायर। तो ये आ गया t इक्वल टू, चेक करो 10 सेकंड आ गया, t 10 सेकंड आ गया, क्यों 2 से 5 बार जाएगा, 5 से 100, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है। तो 10 सेकंड में यहाँ पर पहुँच गया। तो 10 सेकंड में t इक्वल टू 10 सेकंड, 10 सेकंड में प्रोजेक्टाइल यहाँ पर ग्राउंड पर पहुँच गया, ठीक है, 10 सेकंड में ग्राउंड पर पहुँच गया। अब आपको स्पीड भी फाइंड आउट करनी थी, तो ये स्पीड तो कांस्टेंट रहती है, कितनी है ये 100 मीटर पर सेकंड, और वर्टिकल में स्पीड अभी भी कई बार बता रहा हूँ, बताइए कितनी आई है √2gh आई है। तो √2gh करोगे तो बताइए, अलग से निकाल लो इसको, √2g बोले तो 10, h बोले तो 500, तो ये आ जाता है 100 मीटर पर सेकंड, हाँ 100 मीटर पर सेकंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट आ गया आपका 100 मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये 10, ये 100, ये भी 100। तो बताइए किस एंगल पे हिट करेगा ये प्रोजेक्टाइल, ये 45 पे हिट करेगा इसको, 45 पे,
क्यों, दोनों कंपोनेंट बराबर आ गए ना भाई, ये भी 100 ये भी 100, तो 45 पर ग्राउंड को हिट करेगा। ठीक है, पूछता तो टाइम ऑफ फ्लैट 10 सेकेंड आ गया। अच्छा, इतने में ये जो रेंज आ जाएगा, बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के द्वारा टाइम ऑफ फ्लैट में हॉरिजॉन्टल में जितना डिस्टेंस चला जाता है दैट इज रेंज। तो टाइम ऑफ फ्लैट कितना है 10 सेकंड, हॉरिजॉन्टल की स्पीड 100, तो ये सीधे कितना आ जाएगा 10 × 100 इक्वल टू 1000 मीटर। ये कैलकुलेशन आ गया। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट पूछा था, तो डिस्प्लेसमेंट होता है ये पोजीशन हो जाएगी इनिशियल, क्या हो जाएगी इनिशियल, और ये क्या हो जाएगी बताइए फाइनल। तो डिस्प्लेसमेंट होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो एस वेक्टर का मोड इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो अंडर द रूट 100 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं यार, फिजिक्स होती आसान है, आप हमसे पढ़िए तो सही कायदे से, एकदम आसान। ठीक है, एकदम क्लियर। पॉज करके उतारिए एक एक बात, बढ़े आगे, पॉज कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए देखिए क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम आता है धीमे से। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्रोजेक्टाइल्स व्हेन देयर वेलोसिटी वेक्टर बिकम म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो देखिए t = 0 पर एक प्रोजेक्टाइल को, इसको मैं 1 कहता हूं, इसको मैं 2 कहता हूं, एक को ऐसे फेंका है एक को ऐसे फेंका है, तो ये देखिए इस रास्ते पे ऐसे चलेगा और ये इस रास्ते पे ऐसे चलेगा। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों के वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। कैसे होंगे जरा इसको मैं अलग से समझा देता हूं, उस डायग्राम को मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूं, या उसी को डिस्टर्ब कर दूं, बताओ जैसा कहो। चलो मैं समझा देता हूं भी। उसी समय आपको दोनों के बीच में डिस्टेंस बताना है। कहने का मतलब यह, मान लो इस समय इसकी वेलोसिटी यहाँ है, मान लो इसकी वेलोसिटी यहाँ जो भी है v2 कह दूं, और इसकी वेलोसिटी यहाँ है। अच्छा, किसी भी समय दोनों हॉरिजॉन्टली सेम रहेंगे, क्यों रहेंगे, क्यों इनिशियल दोनों की वर्टिकल स्पीड 0 है, तो वर्टिकल में सेम डिस्प्लेसमेंट ही मूव करेंगे कितने भी टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पर मान लो ये आ जाती है v। तो अब वेलोसिटी के बीच में परपेंडिकुलर का मतलब इसको आप पीछे बढ़ाइए और इसको भी पीछे बढ़ाइए, तो ये जो एंगल है दोनों के बीच में दिख नहीं रहा है, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाएगा। जिस समय ये 90 आ जाए उस समय आपको ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। मान लो ये तो x1 चला होगा और ये चला होगा x2, ये है क्वेश्चन। तो देखिए तरीका क्या होगा सवाल को करने का, आप वेलोसिटी वेक्टर t = t पे फाइंड आउट कर लो। यहाँ t = t, यहाँ भी t = t। तो वेलोसिटी वेक्टर देखो ये क्या हो जाएगा, इसका ये तो कांस्टेंट ही रहेगा कितना 3, लेकिन ये हो जाएगा v2y। ऐसे ये कांस्टेंट होगा हमेशा कितने पर 4 पर, और ये इधर आ जाएगा v1y। क्लियर हुआ। अब वर्टिकल की वेलोसिटी दोनों की फाइंड आउट कर लो। तो वर्टिकल की वेलोसिटी का तो एक ही फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए t समय के बाद पूछा है तो वर्टिकल में देखिए क्या आ जाएगा। अगर आपने t = 0 पर यहाँ से uy = 0 से रिलीज किया है, g नीचे है, तो ये t = t पर आ गया। ये वर्टिकल की वेलोसिटी vy = आप सीधे uy + gt आप यूज कर लीजिए, तो uy 0 आ जाएगा प्लस g × t आ जाएगा। तो ये वेलोसिटी कितनी होगी बताइए, gt होगी। ये भी कितनी होगी बताइए, gt होगी। क्लियर। वर्टिकल में वेलोसिटी भी किसी भी समय सेम आएगी, क्योंकि g दोनों के लिए सेम है और इनिशियल स्पीड दोनों की क्या है 0 है। ठीक, क्लियर है, ये आ गई। तो बताइए अगर मैं इसकी वेलोसिटी लिखना चाहूँ, बताइए v2 को वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ तो क्या लिखूंगा बताइए, -3i - gt j। और अगर मैं v1 को लिखना हूँ वेक्टर फॉर्म में तो ये क्या लिखूंगा बताइए, ये तो 4 प्लस होगा तो 4i और नीचे की तरफ होगा -gt j। यार जो कॉन्सेप्ट अब तक पढ़ाएं उनका यूज देखिए, तभी चीज़ें आपके लिए आसान होंगी। और हम चाहते हैं कि v1 और v2 के बीच में एंगल 90 डिग्री आ जाए। इसका मतलब v1 और v2 का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। क्लियर, उसी से टाइम फाइंड आउट होगा। प्लीज यार, उसी से टाइम फाइंड आउट करेगा। ठीक है, तो देखिए v1 v2 परपेंडिकुलर, v1 इज परपेंडिकुलर टू v2 वेक्टर। इसका एक ही मतलब है v1 डॉट v2 बराबर 0, और इसका मतलब ये हो गया -3i - gt j डॉट
4i माइनस जी टी जे कैप इक्वल टू 0। तो i का i से डॉट होता है तो -12 आ जाएगा, और g का g से होता है, प्लस जी टी का स्क्वायर बराबर 0। तो जी टी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 12, और जी टी इक्वल टू आ जाएगा 2√3, और t इक्वल टू आ जाएगा 1/5√3। चेक कर लो जरा, क्यों g 10 होता है तो 1/5√3। अब इतनी देर में x1 कितना चल जाएगा बताइए? x1 कितना आ जाएगा? सीधे सीधे x1 आ जाएगा, ये स्पीड तो कांस्टेंट है, तो 4 × √3/5। और x2 कितना आ जाएगा बताइए? x2 आ जाएगा 3 × √3/5, ये x2 आ जाएगा, और इनके बीच में डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस x2। तो अब फाइंड आउट कब कर दीजिए, तो बताइए x1 प्लस x2 की जो वैल्यू आ जाएगी, बताइए वो कितनी आ जाएगी? √3/5, और ये आ जाएगा 3 + 4 बराबर आ गया √3/5 × 7, इतने मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराए। थोड़ा लेक्चर थोड़ा लेंदी हो रहा था, तो मैं कुछ क्वेश्चंस इसके अगले लेक्चर में कवर कर दूंगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पर रुकता हूँ।